जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिविक्स का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, रिसेंटली अ डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कैंपेन्स, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो बच्चों अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वोटर लिस्ट के बारे में। क्या होती है ये वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट एक ऐसी सूची होती है जिसमें जो वोटर देने वाले जो लोग होते हैं उनका नाम दर्ज होता है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक तरफ तो उनका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे इस तरफ, और यहाँ पे जो है उनका क्या लिखा रहता है, यहाँ पर उनका यहाँ पर इस तरफ उनका फोटो रहता है। तो ये वोटर लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? ओके, तो ये ऐसी जो वोटर लिस्ट आप देख रहे हैं, ऐसी वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का काम सरकार का होता है। अब देखिए सरकार कैसे डिसाइड करती है, ये वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का भी कुछ मेथड होता है ना। तो देखिए सरकार डिसाइड करती है हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कि सरकार ये डिसाइड करती है कि कौन वोट कर सकते हैं और कौन वोट नहीं कर सकते हैं। The list of those who are eligible to vote is prepared much before, यानी कि जो लोग वोट कर सकते हैं ना, तो उनका जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट चुनाव के लिए जो भी नीति जारी करती है ना, उसके बहुत पहले से ही गवर्नमेंट इस पर काम करती है। दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट। इसी को ऑफिशियली इसी को इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट कहा जाता है। एवरीवन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी चूज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हर किसी को मौका मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करे, चुन सके। उसकी जिसको मर्जी हो वो उसे अपना नेता चुन सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज रीच पुअर एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इसका मतलब होता है कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये पूरी प्रोसेस जो काम करती है, ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज पे। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का सिटीजन है और जिसकी 18 साल की आयु जिसकी पूर्ण हो चुकी है, जो 18 साल का हो चुका है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, हर किसी को मौका मिलता है इसमें पार्ट लेने का, यानी कि उस फैसले में पार्ट लेने का, उस फैसले में अपनी हिस्सेदारी लेने का जो उसके जीवन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो इसके लिए देखिए एज ऑफ 18 हीज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, मतलब कि जो भी वोटर होते हैं ना, उनकी जो एज है 18 ईयर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के हों। लेकिन देखिए वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए भी कुछ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है जारी किए हैं। सम क्रिमिनल अनसाउंड माइंड कैन नॉट वोट, कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं या जो अनसाउंड माइंड होते हैं, मतलब जो बुद्धि से थोड़ा कम होते हैं, ठीक है, पागल वगैरह जो होते हैं, वो लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। ये रूल है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब तीसरा हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आखिर गवर्नमेंट ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया तो आखिर गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर पुट ऑन द वोटर लिस्ट, कि जितने भी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी कैंडिडेट की जितने भी वोटर है, जितने भी एलिजिबल वोटर है, उनका नाम वोटर लिस्ट में लिखना। As new person attain voting age, name are added to the voter list। ऐसे कि आप देख रहे हो कि नए पर्सन लोग क्या होते हैं कि हर साल जो है कुछ जो बच्चे 18 साल की आयु पूर्ण कर लेते हैं, उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में जारी करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। इसी के साथ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर डेड आर डिलीटेड। इसी के साथ में देखो जो कुछ लोग होते हैं जो देश छोड़कर दूसरी कंट्री में चले गए, वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रह रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग मर गए हैं, तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से क्या करती है, सरकार डिलीट कर देती है। A complete revision of the list take place every year to remain it up to date। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो वोटर लिस्ट के बारे में हम लोग जो डिस्कस किए थे ना, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसको अप टू डेट रखती है हर साल। In the last few years, a new system of election photo identity card EPIC has been introduced। अभी देखिए ना कि न्यू जो वोटर लिस्ट है वो मतलब गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किया। ये आप देख रहे हैं ना इस तरह का, ठीक है। इसको कहा जाता है EPIC। मतलब जो भी व्यक्ति
वोट देने जाता है वो इस तरह का कार्ड अपने साथ लेकर जाता है। ऐसा ये जो कार्ड है आपने अपने घर में देखा होगा, आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी जी, अंकल आंटी जो भी वोटिंग करने जाते हैं तो वो इस तरह का कार्ड अपने साथ कैरी करते हैं। The government has tried to give this card to every person on the voter list. गवर्नमेंट ने ये जो भी पर्सन जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है ना, गवर्नमेंट हर किसी को ये कार्ड देती है। और जब इलेक्शन में कैंडिडेट अपना वोट डालने जाते हैं तो वो ये कार्ड अपने साथ कैरी करते हैं। लेकिन इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए जरूरी नहीं है कि ये कार्ड होना इतना जरूरी नहीं है। But the card is not yet compulsory for voting. The voter can show many proof of identity like the ration card or driving license. मतलब अगर किसी वोटर के पास ये नहीं है तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपना राशन कार्ड में जिसमें उसका नाम हो, इसे भी हो क्या। तो बच्चों अभी हमने देखा कि कौन लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं जो लोग वोट डाल सकते हैं वही लोग इलेक्शन को लड़ भी सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि वो कैंडिडेट जो क्या कर रहे हैं, जिन्हें इलेक्शन लड़ना है तो वो किस तरह का के प्रोसेस से गुजरते हैं। इन आवर कंट्री देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट इलेक्शन। हमारा देश जो हमारा देश है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को वोट लड़ने का अधिकार है, ठीक है। एनीवन हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, कि हर वो पर्सन जो वोटर है वो इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट भी बन सकता है। बस उसका एक ही शर्त है कि जो वोटर है उसकी एज 18 ईयर होना चाहिए और जो कैंडिडेट है उसकी एज 25 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि वोट डालने के लिए आपकी एज 18 साल होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी एज 25 साल होना चाहिए। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन और क्रिमिनल्स आल्सो, लेकिन जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब आप कैसे बनेंगे कैंडिडेट, कैसे बनेंगे बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। मतलब कि देखिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप अपनी खुद की कोई पार्टी भी बना सकते हैं या किसी नामी गिरामी पार्टी में जाके उसका मेंबर भी बन सकते हैं। तो पार्टी क्या करेगी, पार्टी आपको क्या देगी, टिकट देगी। पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट, जब पार्टी इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी तो उसमें वो चाहे तो आपका नाम शामिल कर सकती है और उसके साथ ही वो आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी सिंबल देगी। पार्टी सिंबल कौन दिया रहता है, इलेक्शन कमीशन देता है पार्टी को, और आपको सपोर्ट भी देगी। तो ये जो पार्टी का टिकट आपको मिला है ना, इसी को कहते हैं पार्टी नॉमिनेशन, ऑफन कॉल पार्टी टिकट्स, इसी को पार्टी टिकट्स कहा जाता है। Every person who wish to contest election has to fill a nomination form. जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको एक तरह का नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना रहता है और कुछ मनी जो है सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जमा करना रहता है। Recently, a new system of declaration has been introduced on डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट है ना उनके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ, मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको अपना पूरा लीगल डिक्लेरेशन अपने बारे में पूरा डिटेल क्या है वो पब्लिक में को इशू करना पड़ता है। जैसे देखिए कि किस तरह के डिक्लेरेशन वो प्रूफ करेगा, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि अगर उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसका भी उसे क्या करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी उसे देनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट ऑफ हिज हर फैमिली, की उसकी परिवार, यहाँ तक कि जो कैंडिडेट होते हैं ना उनको अपने परिवार की जो मेंबर्स है उनका भी पूरा ब्यौरा देना रहता है कि उनके परिवार में कितने लोग लायबिलिटीज है, मतलब कितने लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी कुल जो है संपत्ति कितनी है।
इसी के साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट की एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उससे पहले क्या होता था कि चल जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, देखिए हर कोई जागरूक हो गया है ना, तो जो आजकल का जो कैंडिडेट है उसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि अपनी शैक्षिक योग्यता भी बतानी पड़ती है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेक पब्लिक। अब जब इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देते हैं। क्यों करते हैं पब्लिक? ताकि जनता को पता चले कि वो जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए अपना माइंड सेट कर रही है तो वो एक्चुअल में वो रिप्रेजेंटेटिव कैसा है, क्या वो उनकी उम्मीदें पर खरा उतरेगा, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दी जाती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। और जो वोटर्स होते हैं वो एक सही फैसला लेते हैं कि उन्हें किन्हें चुनना है। अब देखिए, आपने वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ा, आपने नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बारे में पढ़ा कि आपने मूड बना लिया कि मैं तो अब इलेक्शन लड़ूंगा, तो आप गए, आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, फिर आप घर पे बैठ जाएंगे? इस तरह से आप इलेक्शन जीत पाएंगे? नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इलेक्शन कैंपेन करना पड़ेगा, यानी कि आप जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना उसका आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन जो है पीपल को मौका देता है कि वो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुन कर लाए। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिपेयर, कि किस तरह की किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी उन्हें अच्छी लगेगी या किसी की पॉलिसी अच्छी लगेगी उसी को वो अपना वोट देंगे। इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हर जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो उन सबको ये मौका मिलता है कि वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस को जनता के सामने रख सकें। पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट व्हाट इज गुड पॉलिसीज, उसके साथ में जनता के पास सामने अपनी सारी अच्छी पॉलिसीज को भी रख सकें। In our country, such campaign take place for a 2 week period between the announcement of the finalist candidate and the date of polling। मतलब हमारे देश में ना जब इलेक्शन की डेट इशू हो जाती है तो उसके 2 वीक पहले से ही इस तरह का अनाउंसमेंट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट करती है कि जनता उनको क्या करे, सपोर्ट करें। बट द इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दिस 2 वीक ओनली। मतलब जो इलेक्शन कैंपेन है ना ये 2 वीक में के लिए ही नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। मतलब कि चुनाव होने के बहुत पहले से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने प्रचार प्रसार में लग जाती हैं, जनता तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देती हैं, अपने पार्टी के लिए वोटर्स को लुभाना स्टार्ट कर देती हैं। सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऐसे समय में आप देखोगे ना जब जब चुनाव की डेट आ जाती है तो अलग अलग पार्टी, सारी पार्टियां कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन लेके अपने पार्टी को क्या करती हैं, को की एडवर्टाइज करती हैं, लोगों तक जाने की कोशिश करती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। अभी क्या करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना वो पब्लिक अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए बड़े बड़े इशू को उठाती है। जो रनिंग गवर्नमेंट होती है अगर उसका काम अच्छा नहीं है तो या फिर कोई कैंडिडेट है कि दूसरे पार्टी का उसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया या उससे कोई गलती हो गई तो उसी को इश्यू बना के लोग क्या करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ स्लोगन दिए गए हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा इलेक्शन 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। ठीक है कि अगर वो उनकी सरकार आएगी तो वो क्या करेंगी, 1971 में अगर उनकी सरकार आएगी तो वो गरीबी हटाएंगी। इसी तरह जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन 1971 में स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी। लेफ्ट फ्रंट बंगाल इलेक्शन 1977 में लैंड टू द टिलर, ये जो है स्लोगन दिया गया था। एनटी रामाराव ने बंगाल इलेक्शन 1983 में स्लोगन दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। इस तरह ये तो आप कुछ स्लोगन के एग्जाम्पल दिए गए हैं ना। वैसे बहुत सारे स्लोगन तो आप लोग जब इलेक्शन लड़ना होता है तो आप सुनते ही होंगे। अब देखिए अब क्या होता है कि वोटिंग तो हो गई, अब पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स की पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या होता है इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट।
उसको कहा जाता है इलेक्शन डे। मतलब फाइनल जब सब कुछ हो गया तो फाइनल स्टेज क्या होता है, वो दिन आ जाता है जब जो वोटर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन देने के लिए जाते हैं पोलिंग बूथ पर। Every person whose name is on voter list can go to nearby polling booth situated usually in local school or a government office। मतलब जिनका जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है ना, वो लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस जो रहता है वहां पर जाकर, उसको पोलिंग बूथ कहा जाता है, वहां पर जाकर वो लोग अपना वोट देते हैं। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote। की जो भी कैंडिडेट जाते हैं तो उनका जो वोटर सूची में उनका जो नाम होता है उसको मैच किया जाता है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ किया देखा जाता है, फिर उनके जो हाथ के ऊपर जो है स्याही लगाई जाती है, उसके बाद उनको वोट करने के लिए कहा जाता है। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth। पोलिंग बूथ के अंदर ना जितने पार्टी होते हैं ना उनके एजेंट वहां पे रहते हैं, उनको परमिशन रहती है कि वो वहां पे बैठ के इलेक्शन प्रक्रिया को देख सके। क्यों? ताकि उन्हें सेटिस्फाई हो सके कि जो भी इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है वो फ्री और फेयर तरीके से चल रहा है। Once voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले जो इलेक्शन होते थे ना वो बैलेट पेपर पे होते थे। मतलब इस तरह के बैलेट पेपर पे कागज के ऊपर होता था, उसके ऊपर एक तरफ कैंडिडेट की फोटो छपी होती थी और एक तरफ पार्टी का सिंबल होता था। तो जो कैंडिडेट जो वोटर होते थे वो अपनी मन पसंदीदा पार्टी के सामने थप्पा मार देते थे। ठीक है, तो इस तरह से पहले क्या होता था, चुनाव होता था। लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे ना तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने न्यू तरह की ईवीएम मशीन आ गई है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कि क्या करना है, जो वोटर है वो जाएगा और जो भी उसे पार्टी अच्छी लगेगी उसके नाम और उसके सिंबल के सामने उस बटन को दबा देगा। जैसे ही वो बटन दबा देगा उसका वोट क्या हो जाएगा, उसमें उसका वोट लिस्टेड हो जाएगा। और जिसको वोट नहीं मिलता है वो क्या होता है, वो हार जाता है। अगर और जिसको वोट नहीं मिलता है वो क्या। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।